भाटी हवेली का टूटा हुआ आंगन अब सन्नाटे का अड्डा बन चुका था। कुछ देर बाद चौधरी, सुरिंदर और उनके सभी आदमी भारी कदमों से हवेली के दरवाजे से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। गौतम भी उनके साथ बाहर निकल गया। जैसे ही पूरा दल दहलीज पार कर गया, बलबीर ने दर्द से कराते हुए अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर इस विनाश को देखकर दुख नहीं आया, वसंधा सुलगता हुआ गुस्सा तैरा। गौतम, चौधरी, तुम दोनों ने समझा मैं कमजोर पड़ गया हूं। मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। तभी हवेली के बाहर 10 से ज्यादा काली एसयूवीज आकर खड़ी हुई। उनके दरवाजे एक एक कर खुलने लगे और उनमें से दर्जनों आदमी बाहर उतरने लगे। तभी बलबीर का एक घायल आदमी लड़खड़ाते हुए उसके पास आया। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। दादा, ये वही लोग हैं जिनसे हम सट्टा हार गए थे। ये अपने पैसे लेने आए हैं। बलबीर का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। उसका गुस्सा एक पल में डर में बदल गया और उसके होंठ कांप उठे। कुछ ही सेकंड्स में वो हथियारबंद लोग दहाड़ते हुए हवेली के अंदर घुस आए। देखते ही देखते भाटी हवेली सैकड़ों कदमों की गूंज से भर गई। लाठियों की घरघराहट, चेन की मार और आने वाले तूफान की भनक दीवारों से टकरा रही थी। बलबीर पीछे हटते हुए कांपने लगा और उसे गौतम के शब्द याद आने लगे। उसे समझ आ गया था कि गौतम ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे नर्क में धकेल दिया था। हवेली में चीखों का तूफान उठ चुका था। बलबीर के आदमी अपनी जान बचाकर दौड़े और हर दिशा से लाठियों और चेन की बरसात होने लगी। कोई दया नहीं, कोई रुकावट नहीं। बलबीर खुद भी कुछ ही पलों में घिरी हुई भीड़ के बीच फंस चुका था। उधर हवेली से दूर गौतम और चौधरी अपने आदमियों के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। रात शांत थी, पर पीछे से आने वाली दर्दनाक आवाजें हवा को चीरकर उनके कानों तक पहुंच रही थी। बलबीर की चीखें, उसके आदमियों की दया की पुकार, लोहे की जंजीरों की खनक और टूटती हड्डियों की आवाज। चौधरी ने पीछे मुड़कर एक बार देखा। उसके चेहरे पर न दया थी न गुस्सा, बस एक सेटिस्फैक्शन कि न्याय ने अपना रास्ता खुद तय कर लिया था। गौतम की आंखों में वही कामनेस बरकरार थी। वो जानता था कि एक दिन हर पाप का अंत होता है और आज बलबीर भाटी के लिए वो दिन आ चुका था। वो सब आगे बढ़ते गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी हवेली जिसमें सजा की आग धधक रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और बलबीर के साम्राज्य की आखिरी सांसें अब हवा में घुल रही थी। उसकी हार लड़ाई में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हार उसके कर्मों में लिखी थी और आज उन्हीं कर्मों ने उसे निगल लिया था। रात गहरी हो चुकी थी। भाटी हवेली की आग, खून और चीखें अब अतीत बन चुकी थीं, पर उनका बोझ अभी भी हवा में तैर रहा था। शहर के शांत कोने में गौतम की कार धीरे धीरे विला की ओर बढ़ रही थी और उसी टाइम विला के दरवाजे पर अवनी खड़ी थी, कांपते हाथ, आंखों में नमी और दिल में अनगिनत डर समेटे हुए। वो दरवाजे के सामने बिल्कुल उसी तरह खड़ी थी जैसे कोई तूफान से लौटते किसी अपने का इंतजार करता है। तभी दूर से सड़क से आती कार के ब्रेक्स की आवाज ने उसकी सांसें रोक दी। वो झट से दहलीज पार कर गई। अगले ही पल गौतम कार से उतरा, थका हुआ, शांत, पर जीत की हल्की चमक उसके चेहरे पर थी। अवनी उसे देखते ही भागी और उससे लिपट गई। गौतम। अवनी के गले लगते ही गौतम के हाथ ने उसके सिर को सहलाया। उसके होठों पर हल्की स्माइल थी, जैसे वो पल उसके लिए आज की सारी लड़ाइयों से ज्यादा सुकून भरा हो। आज तुम्हें रिंग में हारते देख मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू लगातार गौतम के कंधे पर गिर रहे थे। अरे क्यों? कल रात ही तो बताया था ना मैंने तुम्हें कि मेरा प्लान क्या था आज की फाइट के लिए। फिर इतना डर क्यों लग गया? गौतम की आवाज वैसे ही कामनेस और कॉन्फिडेंस से भरी थी, जो हमेशा अवनी के दिल को राहत देती थी, पर आज उसका डर बहुत गहरा था। मैं जानती हूँ तुमने सब बताया था, पर क्या करूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे तुम्हारी टेंशन तो होगी ही ना। गौतम ने उसके आंसू पूछे। उसकी आंखों में गर्माहट चमक रही थी। मैं समझता हूँ अपनी तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, पर अगर मैं आज इतनी बड़ी लड़ाई जीत पाया हूँ तो उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा मुझ पर ट्रस्ट है। बस इसी ने मुझे वापस खड़ा किया था। अवनी ने उसे फिर कसकर गले लगाया। वो कुछ देर वहीं खड़े रहे, रात की ठंडी हवा में, मगर एक दूसरे की गर्माहट में खोए हुए। कुछ देर बाद वो दोनों हाथ पकड़े अंदर आए। जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंचे, एक कड़कती आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ, खबरदार जो तुमने कदम भी अंदर बढ़ाया तो। दोनों रुक गए।
अवनी की सांसें थम गईं, गौतम की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। हॉल के बिल्कुल बीच में गीता अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी, चेहरे पर गुस्से की तीखी आग, आंखों में जलन और होंठ कड़वाहट से भरे हुए। उसके पीछे अनिल और अंजलि खड़े थे, बेहद परेशान, थके हुए। साफ लग रहा था कि गीता गौतम के आने से पहले ही अच्छा खासा बवाल कर चुकी थी। गौतम, तुमने मुझे धोखा दिया। अवनी शॉक्ड रह गई। तभी गीता ने आगे कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमने खुद कहा था कि तुम हारोगे, पर तुम जीत गए। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। वहां की हवा में जैसे जहर घुल गया हो। अवनी को सांस लेना भी भारी लगने लगा। मॉम, ये आप क्या बोल रही हैं? लेकिन गीता रुकने वाली नहीं थी। उसके स्वर में लालच और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने बलबीर से पैसे मिलने की उम्मीद लगाई थी। अगर तुम हार जाते तो मुझे पैसे मिलते। तुम्हारी जीत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सुनते ही अनिल का पेशेंस टूट गया। वो आगे बढ़ा और गुस्से में फट पड़ा। गीता, तुम कैसी अजीब सी हो। सिर्फ अपने लालच के लिए तुम चाहती थी कि गौतम हार जाए। वो इतना मार खा रहा था और तुम खुश हो रही थी। गीता ने उसे जहरीली नजर से घूरा और भी जोर से चीखी। हाँ, क्योंकि उससे पैसा आना था और ये लड़का, इसने मेरा सब नुकसान कर दिया। अवनी अंदर तक हिल गई। उसकी चाल भारी हो गई। वो धीरे धीरे अपनी माँ की ओर मुड़ी। मॉम, जब गौतम रिंग में चोट खा रहा था तब आप खुश हो रही थी। आपको पता भी है वो किस दर्द से लड़ रहा था, और आपको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। गीता कुछ बोलने ही वाली थी कि अवनी ने उसे बीच में रोक दिया। आप मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। मैं इतनी सेल्फिश औरत की बेटी नहीं हो सकती। गीता गुस्से से कांपने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। तू मुझसे ऐसे बात करेगी अपनी? सिर्फ इस लड़के की वजह से? इस लड़के की वजह से? गौतम मेरा हस्बैंड है। उसने आज अपनी जान जोखिम में डाली थी और आपको उसमें भी सिर्फ फायदा दिखा। अंजलि की आंखों में भी आज गीता के लिए गुस्सा दिख रहा था। हालांकि वो चुप रही। वहीं गीता लगातार चिल्लाती जा रही थी। गौतम ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बर्बाद किया। मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी। गौतम अब तक शांत खड़ा था, पर उसकी नजरें काम थीं। पर उनमें अवनी के दुख की परछाई साफ थी। वो आगे बढ़ना चाहता था, पर अवनी ने हल्के इशारे से उसे रोक दिया। गीता की आवाज और तीखी और कड़वी होती जा रही थी। वो बार बार गौतम को दोषी बता रही थी और अपना लालच सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे घर का हर सदस्य उससे दूर होता जा रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस घर के भीतर जो तूफान उठा था वो अभी बस शुरू हुआ था। विला के अंदर अभी अभी गुजरा तूफान मानो दीवारों में कैद होकर घूम रहा था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, इतना भारी कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। हर कोने, हर कमरे में गीता की कड़वी चीखें बिखरी पड़ी थी। अवनी के तड़कते शब्द अभी भी गूंज रहे थे और अनिल का गुस्सा मानो दीवारों पर छपा रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हवा खुद तय नहीं कर पा रही थी कि उसे शांत होना है या किसी और बड़े तूफान का स्वागत करना है। गीता अपनी व्हील चेयर पर तनी बैठी थी। उसके चेहरे पर लालच और गुस्से का ऐसा मिक्सचर था जैसे कोई बिना आग की भट्टी जल रही हो। उसकी आंखों में पैसे खोने का जहर भरा था। वो बार बार गौतम पर वार कर रही थी, शब्दों से, तानों से, मानो जैसे उसके अंदर जमा जहर अब किसी भी पल फट सकता था। गौतम ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसके चक्कर में मैं बिल्कुल कंगाल हो गई हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल निकम्मा लगता है, एक निचले दर्जे का लड़का। उसके शब्द हवा में नहीं तैरे, बल्कि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, पूरे कमरे को जला गए और ऐसा लगा मानो दीवारों ने भी इस अपमान को सुनकर अपने रंग खो दिए हों। तभी दरवाजे की दिशा से एक भारी, धरती फाड़ने जैसी आवाज गूंजी। नहीं, गौतम निकम्मा नहीं है, बल्कि एक हीरा है और हर कोई हीरे की कदर नहीं कर पाता। जैसे समय कुछ पलों के लिए जम गया। कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मानो किसी ने एक साथ चोट कर दी हो। वो सभी एक साथ मुड़े और उनकी नजरों में एक ही सीन उभरा। दहलीज पर बजरंग चौधरी खड़ा था। उसकी कद काठी किसी दीवार की तरह थी, ऊंची, मजबूत, डर पैदा करने वाली। उसकी आंखों में वही तेज लपटें थीं जो आज भाटी हवेली में बह रही थी। कमरे की हवा एक ठंडी लहर में बदल गई, जैसे किसी शिकारी का साया अचानक जंगल में उतर आया हो। गौतम भी उस सेकंड शॉक था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि चौधरी उस टाइम वहां क्यों आया था। लेकिन इस कमरे में एक चेहरा ऐसा था जिसमें डर खून से भी गहरा उतर गया था, और वो थी गीता। उसकी गर्दन अकड़ गई, होंठ कांपने लगे, चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसके दिल की धड़कन इतनी जोर से चल रही थी कि मानो हर कोई सुन सकता था।
वो अपने मन में बड़बड़ाई। ये पहलवान यहाँ क्यों आया है? कहीं इस निकम्मे गौतम ने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? बलबीर से पैसे ऐंठने की बात, ये पक्का मुझे ही मारने आया है। कुछ पल पहले जो औरत आग उगल रही थी वही अब राख के ढेर जैसी कमजोर हो गई थी। उसका साहस पिघल गया। लालच का जहर डर के पसीने में बदल गया। वो कांपते हुए आगे झुकी और हाथ जोड़ लिए, किसी अपराधी की तरह जो अपनी सजा जानते हुए भी टालना चाहता हो। चौधरी साहब, मैं माफी चाहती हूँ। जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि आज की लड़ाई में आप और गौतम एक साथ थे। मैं तो बस बेवकूफी कर गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चौधरी की चाल धीरे और भारी थी। गीता की आंखें उसकी ओर बढ़ते हर कदम के साथ और चौड़ी होती गईं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय उस इनविजिबल टेंशन के जो सबकी सांसों पर काबू पा रहा था। चौधरी गीता के सामने रुककर झुका नहीं, मुस्कुराया तक नहीं, बस चुपचाप उसकी आंखों में घूरता रहा, एक जज की नजर जैसे जो एक दोषी को पढ़ रही हो। और फिर चौधरी ने अपनी जेब में हाथ डाला। नहीं चौधरी साहब, बंदूक मत निकालिए। मैं अपाहिज हूँ। एक अपाहिज को मारकर आपको क्या मिलेगा? लेकिन दुनिया को एक और झटका मिलने वाला था, क्योंकि चौधरी ने जेब से जो निकाला वो बंदूक नहीं बल्कि एक बैंक चेक था। जैसा तय हुआ था, आपने अपने दामाद को मेरे अखाड़े के लिए तैयार किया। बदले में मुझे आपको पैसे देने थे, तो ये रहे वो पैसे। गीता ये सुनकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कांपते हुए हाथों से चेक ऐसे पकड़ा जैसे उसे डर हो कि अगर उसने मजबूती से पकड़ा तो चेक गायब हो जाएगा। और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। 2 करोड़? ये पूरे 2 करोड़? ये शब्द सुनकर पूरा कमरा जम गया, जैसे किसी ने हवा को पकड़कर रोक लिया हो। अवनी का मुंह खुला रह गया। अनिल शॉक्ड था और गौतम, उसके चेहरे पर हैरानी, सम्मान और उलझन सब एक साथ दौड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा चेंज गीता के चेहरे पर था। कुछ देर पहले जो औरत डर से कांप रही थी, अब वही औरत लालच, खुशी और एक शातिर मुस्कान से चमक उठी। चौधरी साहब, आप तो देवता है, भगवान है। और गौतम, वो तो मेरा सुपर दामाद है। क्या कमाल का जमाई मिला है मुझे। अवनी ने इस तमाशे को कुछ देर शांत होकर देखा। उसके अंदर एक गहरी पीड़ा उठी और वो आगे बढ़ते हुए बोली, चौधरी साहब, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम ये पैसे नहीं ले सकते। ये सुनकर गीता का चेहरा ऐसे पलटा जैसे किसी ने उसकी सांस छीन ली हो। अवनी, तुम्हें अकल है या नहीं? चौधरी साहब हमें इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं और तुम मना कर रही हो। अवनी मुड़ी। आज पहली बार उसकी टोन में कठोरता थी, एक ऐसी सच्चाई जो सालों से दबाई हुई थी। इनफ मॉम, प्लीज डबल फेस्ड होना बंद कीजिए। वो फिर चौधरी की ओर देखते हुए बोली, प्लीज चौधरी साहब, हमें ये पैसे सच में नहीं चाहिए। तभी अनिल तुरंत आगे आया। अवनी बिल्कुल सही कह रही है चौधरी साहब, हम ये पैसे नहीं ले सकते। गौतम अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कई अनकही सवाल थे। उधर गीता का मन टूट चुका था। वो अंदर ही अंदर चीख उठी, हे भगवान, ये मेरा पति और बेटी, इनके रहते मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी। लेकिन चौधरी अवनी के पास आया और बेहद नरमी से बोला, बेटा, इसे इनाम मत समझना, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे पति ने आज मुझे वो शांति दी है जो सालों से नहीं मिली थी। ये उसका हक है, मेरा धन्यवाद है। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि अवनी चुप हो गई। उसकी चुप्पी ही उसकी सहमति थी। उधर गीता की आंखों में फिर लालच नाच उठा। वाह, अब ये सारे पैसे मेरे ही रहेंगे। चौधरी ने सबको नमस्ते किया और बाहर की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में भारीपन था, लेकिन चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था, एक पिता का, जैसे किसी ने फिर से जीने की वजह दे दी हो। घर से निकलते ही कुछ दूरी पर पहुंचकर गौतम धीरे से उनके पीछे आया। चौधरी साहब, आपको ये पैसे देने की जरूरत नहीं थी। चौधरी रुका और मुड़कर गौतम के कंधे पर हाथ रखा। गौतम बेटा, आज तुमने मेरे कंधों से सालों का बोझ उतारा है। इसके बदले मैं अपनी पूरी संपत्ति भी दे दूं तो कम है। तुम मुझे मेरे बड़े बेटे की याद दिलाते हो। इसे एक पिता का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लो। गौतम की आंखें भर आई। उसके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे आज किसी ने काफी टाइम बाद भरा था। वो आगे बढ़ा और चौधरी को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों की आंखें नम थीं, दर्द और अपनेपन के मिक्सचर के साथ। चौधरी तो वहां से चला गया, लेकिन गौतम के मन में दोबारा से एक आग जल उठी।
अपने माता पिता के कातिलों तक पहुंचने की, जिसके लिए अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। आखिर गौतम अपने माता पिता के कातिलों तक कैसे पहुंचने वाला था? क्या गीता का लालच उसके सभी रिश्तों को उससे दूर कर देगा? आखिर टूर्नामेंट के फाइनल में क्या होने वाला था? अगली सुबह विला में मानो एक अलग ही दुनिया जागी थी। रात भर का तूफान, चीखें, बहसें और टेंशन अभी भी दीवारों पर चिपके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद एक नई हलचल, एक नई गूंज घर के चारों ओर फैल चुकी थी। क्योंकि आज इंडिया के हर बड़े न्यूज चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम छाया हुआ था, गौतम। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही क्लिप चल रही थी जिसमें गौतम सेमीफाइनल जीतकर हाथ हवा में उठाता दिख रहा था। एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि ISFF टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली बार कोई इंडियन इतने धमाकेदार तरीके से फाइनल्स में पहुंचा था। उधर विला के लैंडलाइन और गीता के मोबाइल पर लगातार कॉल्स की बारिश हो रही थी। दूर दराज के रिलेटिव्स जो कल तक गौतम का मजाक उड़ाते थे, आज उसे फैमिली स्टार, लकी दामाद और घर का नाम रोशन करने वाला लड़का कहकर बधाइयां दे रहे थे। और गीता, उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कल रात का लालच तो था ही, लेकिन आज उसमें नई चमक भी जुड़ गई थी, अटेंशन की चमक। ऊपर से चौधरी से मिले 2 करोड़ का चेक उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो बार बार उसे हैंडबैग से निकाल कर देखती, मुस्कुराती, फिर वापस रख देती, मानो वो चेक किसी ताज की तरह हो। वहीं दूसरी ओर अवनी और अनिल का माहौल बिल्कुल अलग था। उन दोनों के अंदर की खुशी सच्ची थी। उनका सुकून रात की कई परतों को चीर कर आया था। वहीं अंजलि की आंखों में तो उम्मीद की चमक खुलकर खिल चुकी थी। उसके मन में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, अब बस कुछ दिन और। मुझे पूरा भरोसा है गौतम जल्द ही मेरी दीदी को वापस ले आएगा। लेकिन इस खुशी के बीच एक इंसान था जो अंदर से बिल्कुल शांत था, और वो था खुद गौतम। वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। सुबह की नरम धूप उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसके मन में अंधेरे थॉट्स की हलचल दौड़ रही थी। उसका माथा हल्का तना हुआ था, आंखों में किसी दूर की चीज को टटोलता साया था। कहीं वांगली का ऑफर मानकर मैंने जल्दबाजी तो नहीं करती? एक तरफ वांगली है और दूसरी तरफ वो सटोरी। आखिर कब पहुंच पाऊंगा मैं उन लोगों तक जिन्होंने मेरे माता पिता को मारा? सटोरी का असली मालिक कौन है और मैं कब उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब की उसे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, अवंतिका बुआ। गौतम ने तुरंत कॉल उठाया। हेलो बुआ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ गौतम, पर तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गौतम एकदम रुक गया। उसने कोई टेंशन नहीं दिखाई थी, लेकिन अवंतिका ने उसकी आवाज में छुपी थकान पकड़ ली। ऐसा क्यों लगा आपको बुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूं। गौतम, तुम बचपन से मेरे सामने बड़े हुए हो। तुम मेरे बच्चे जैसे हो। मैं तुम्हारे मन की उलझनों को समझ लेती हूँ। तुम टेंशन में हो ना? गौतम ने फेक स्माइल के साथ सांस छोड़ी। अवंतिका हमेशा दिल के पार देख लेती थी। ये बात कभी कभी उसे वीक भी कर देती थी और कभी एक सपोर्ट भी दे देती थी। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस दादू सा ने जो टाइम दिया है उसी के बारे में सोच रहा हूँ। टाइम कम है और बहुत सारा काम बाकी है। अवंतिका कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज नरम हुई। टेंशन मत लो बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने मिशन में जरूर सक्सेसफुल होगे। गौतम हैरान रह गया। अवंतिका उसे इतना खुलकर सपोर्ट करेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। और हाँ, ISFF फाइनल्स में पहुंचने के लिए कंग्रेचुलेशंस। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गौतम के चेहरे पर लंबे समय बाद एक रियल स्माइल आई। अवंतिका की इस एक्सेप्टेंस ने उसके दिल का बोझ आधा कर दिया। बुआ, दादू सा तो ठीक है ना? मतलब कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं टूर्नामेंट में मेरे पार्टिसिपेट करने पर? अवंतिका ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म पर हाथ रख रही हो। तुम जानते हो पापा कैसे, उन्हें टाइम लगेगा समझने में, लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक दिन वो तुम्हें जरूर समझेंगे। गौतम के अंदर उम्मीद का एक छोटा सा पौधा होगा, क्योंकि उसे लगा अगर अवंतिका उसे समझ सकती थी तो शायद एक दिन दादू साहब भी उसे समझ जाएंगे और शायद वो अवनी को भी अपना ले और फिर उसकी फैमिली सच में जुड़ सके। तभी अवंतिका ने आगे कहा, अवनी कैसी है? ठीक तो है ना वो? हाँ बुआ, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी परेशान रहती है मेरे लिए। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ गौतम, और औरत चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जिनसे उसे प्यार होता है उनके लिए कंसर्न्ड हमेशा रहती है। गौतम
हल्का मुस्कुराया। अवंतिका की बातों में एक मां की गर्माहट थी। वैसे तुम्हारी सतोरी की खोज कहाँ तक पहुंची? गौतम का गला सूख गया क्योंकि वो अवंतिका को सच नहीं बता सकता कि एक सतोरी लड़की उसके कब्जे में है। वो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जल्दी मैं उन सटोरी लोगों तक पहुंच जाऊंगा। आई नो तुम पहुंच जाओगे, लेकिन गौतम संभल कर, तुम मेरी लास्ट होप हो। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन गौतम वहीं खड़ा था। अवंतिका की आवाज जैसे अब भी उसके आसपास गूंज रही थी। वो बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां कसने लगी, आंखों में एक ठंडी ठोस आग उतर आई। सटोरी का राज खत्म करना ही होगा, वांगली हो या सटोरी का असली मालिक। मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। रास्ता कठिन था, खून, खतरा और अनगिनत धोखे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अवंतिका का भरोसा उसके साथ था, अवनी का प्यार उसके साथ था, और उससे भी ज्यादा उसकी हिम्मत उसके साथ थी। विला की सुबह शांत थी, पर शांति सिर्फ बाहर थी। अंदर अपने रूम में बैठे गौतम के अंदर का तूफान मानो अब भी उफान मार रहा था। कमरे की खिड़की से आती हल्की धुंधली धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे नेचर भी हिम्मत कर रहा था उसके अंदर के अंधेरे को छूने की, पर पूरी तरह भेद नहीं पा रहा था। गौतम की आंखें नीचे झुकी थीं। उसका चेहरा सख्त नहीं था, बल्कि गहरे फैसले का किला बन चुका था। वो रात भर सोया नहीं था। उसकी आंखों की चमक थकान से नहीं, बल्कि लगातार चल रहे मेंटल वॉर से पैदा हो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सतोरी। यह नाम किसी शब्द की तरह नहीं, एक छाया की तरह उसके सीने पर बैठ गया था। हर ब्रीथ के साथ ये शैडो और भारी हो जाती थी। आखिर मैं कैसे पहुंचूं अपने दुश्मनों तक? क्या कोई इसमें मेरी मदद कर सकता है भी या नहीं? लेकिन तभी उसके मन में एक नाम चमका, तारिका। वो लड़की जिसकी सांसों में उसके सवालों का जवाब भरा था और उसकी चुप्पी में जहर। तारिका, वही सटोरी तक पहुंचने का रास्ता है। मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर। उसकी आंखों में पल भर के लिए कठोरता उभरी। यही वो कठोरता थी जिसे वो अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुला। उसका दिल उछला क्योंकि उसे लगा शायद वो अवनी होगी, लेकिन जो अंदर आई वो अवनी नहीं, अंजलि थी। ओह, तुम? आई थॉट शायद अवनी होगी। अंजलि धीरे से मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। अवनी किचन में है, बिजी है ब्रेकफास्ट वगैरह में। ओके, वैसे तुम यहाँ कैसे? मुझसे कुछ काम था क्या? तभी अचानक अंजलि आगे बढ़ी और उसने गौतम को जोर से कसकर हक कर लिया। ये इतना अचानक था कि गौतम का शरीर एकदम तन गया, मानो किसी ने उसके कंधों पर बर्फ की बाल्टी उड़ेल दी हो। थैंक यू गौतम, थैंक यू सो मच। तुम ये सब सिर्फ मेरी दी को ढूंढने के लिए कर रहे हो, जबकि ये लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं। गौतम की आंखों में हल्की बेचैनी आई, क्योंकि वो इस तरह की क्लोजनेस में कभी कंफर्टेबल नहीं रहा था, खासतौर पर तब जब वो किसी दूसरी औरत के साथ हो। मैं बस अपना प्रॉमिस निभा रहा हूं अंजलि, टेंशन मत लो। प्रियंका को मैं बहुत जल्द वापस ले आऊंगा। अंजलि उसके शब्दों पर जैसे और विश्वास से भर उठी। वो पीछे हटी, पर उसकी आंखों में उम्मीद की आग और भी तेज हो चुकी थी। मुझे पता है तुम करोगे, और उसके लिए तुम्हें फाइनल्स जीतना ही होगा। फाइनल्स, ये शब्द गौतम के दिमाग में अजीब सी सरसराहट के साथ घुसा, जैसे कोई ठंडी हवा किसी खुले घाव को छू दे। उसे नहीं पता था कि फाइनल में उसका कॉम्पिटिटर कौन होगा, लेकिन एक बात वो दिल से जानता था कि वांगली कभी आसान रास्ता नहीं लेने वाला था। वो उसे किसी राक्षस के सामने खड़ा करेगा। पर यह बात उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। उसे डिस्टर्ब कर रहा था कि फाइनल्स के बाद क्या होगा। वो अपने मन में बड़बड़ाया, क्या वांगली कोई ऐसा काम कहेगा जिसका सामना करना मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ होगा? क्या वो मुझसे कोई ऐसा क्राइम करवाना चाहेगा जिसे मैं कर ही नहीं पाऊंगा? और अगर मैंने मना किया तो कहीं वांगली को मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा, और फिर मैं प्रियंका तक कैसे पहुंचूंगा? ये थॉट उसकी स्पाइन में एक ठंडी बिजली सी दौड़ गया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। अंजलि को ये सब बताना बेकार था, वो ये सब सुनकर टूट जाती। तभी नीचे से गूंजी गीता की तीखी आवाज, अवनी, गौतम, कहाँ हो सब लोग? अंजलि और गौतम दोनों चौंके, सीढ़ियों की रेलिंग तक आए और नीचे झांका। गीता अपनी व्हील चेयर पर थी, लेकिन उसकी सस्पिशियस आंखें दोनों पर जमी थी। ये दोनों ऊपर के कमरे में एक साथ क्या कर रहे थे? गीता के मन में उठता ये शक उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी गौतम और अंजलि नीचे आए। अवनी और अनिल भी वहां लिविंग रूम में गीता के पास आकर खड़े हो गए। मॉम, क्या हुआ? सबको ऐसे क्यों बुलाया?
अवनी, आज रात हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं। चारों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उन्हें ठंडे पानी से भिगो दिया हो। कौन सी पार्टी गीता? मेरे कजिन्स ने गौतम के फाइनल्स तक पहुंचने की खुशी में पार्टी रखी है, हमें इनवाइट किया है। कमरे में अचानक एक बेचैन चुप्पी फैल गई। कल रात जिसने लालच और स्वार्थ की हदें पार की थी, वही आज अचानक रिलेटिव्स से मिलने को एक्साइटेड थी। मॉम, आपकी कंडीशन ऐसी है, मुझे नहीं लगता आपको पार्टी में जाना चाहिए। अवनी सही कह रही है गीता, तुम्हारे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, ऐसे में पार्टी? तो क्या हुआ, मैं व्हीलचेयर पर रहूंगी, अंजलि मेरी हेल्प कर देगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर भी मॉम, बस अवनी, तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं। मेरे कजिन्स मुझे हमेशा नीचा दिखाते आए हैं, आज पहली बार मौका मिला है उन्हें बताने का कि मैं भी कुछ हूँ और मेरा अपना परिवार ही मेरे खिलाफ खड़ा है। इससे अच्छा तो मैं किसी ओल्ड एज होम में चली जाऊं। सब जान रहे थे कि ये सिर्फ ड्रामा है, पर सभी उससे लड़ते लड़ते थक चुके थे। ठीक है मम्मी जी, हम सब आज पार्टी में जाएंगे, ओके? गीता का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे बरसों बाद धूप निकली हो। अवनी और अनिल स्टंट थे। गौतम ने बस हल्का इशारा किया, मानो वो कह रहा हो इट्स फाइन। दैट्स माय सुपर दामाद। अंजलि, मुझे मेरे रूम में ले चलो, मुझे पार्टी के लिए कपड़े सिलेक्ट करने हैं। और हाँ, तुम्हें भी कुछ अच्छे पुराने कपड़े दे दूंगी ताकि तुम भी पार्टी में अच्छी लगो। अंजलि का चेहरा सीरियस हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने गीता की व्हील चेयर पकड़ी और उसे उसके कमरे की ओर ले चली। उन्हें जाते हुए देखकर गौतम ने एक लंबी भारी सांस ली, क्योंकि वो जानता था कि गीता कभी नहीं सुधरने वाली थी। दोपहर की हल्की धूप कोडेक्स ऑफिस की ग्लास वॉल से अंदर रिस रही थी। पूरा फ्लोर शांत था, कम लोग, कम आवाजें, बस मशीन्स की हल्की हमिंग और कीबोर्ड की टिक टिक। इसी शांति के बीच फिरोज अपने चैम्बर में बैठा फाइल्स चेक कर रहा था, जैसे वो हर दिन करता था। तभी उसकी नजर अपने ग्लास वॉल केबिन से बाहर पड़ी। ग्लास के उस पार कॉरिडोर में किसी की तेज चाल दिखी। वो विक्रांत था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। बिना एक सेकंड गवाए फिरोज केबिन से बाहर आया और तेज कदमों से उसके पीछे गया। विक्रांत! विक्रांत एकदम से रुक गया, जैसे किसी ने उसके ऊपर अचानक स्पॉटलाइट डाल दी हो। वो मुड़ा और उसकी आंखों में पल भर के लिए एक घबराहट चमकी, जैसे उसने तुरंत छिपा लिया। हो फिरोज, तुम हो? फिरोज उसके बिल्कुल पास पहुंचा और अचानक उसे महसूस हुआ कि विक्रांत कुछ अलग लग रहा था। उसका चेहरा फीका, आंखें गहरी, सांस थोड़ी भारी थी और उसकी बॉडी में एक अजीब सी टेंशन थी। तुम ठीक तो हो विक्रांत? विक्रांत ने एक छोटी सी फेक स्माइल दी। हाँ, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। फिरोज को तसल्ली नहीं हुई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, हाथ थोड़े कांप रहे थे, जैसे वो किसी बड़ी थकान या इनर बैटल से लौट रहा हो। इस वक्त कहां जा रहे हो? टेरेस पर जा रहा हूं, थोड़ी फ्रेश एयर लेने। यहां सफोकेशन सा हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। मैं ठीक हूं, बस इतने टाइम से ऑफिस में रहते रहते थोड़ा बोर हो गया हूं। अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी ताजी हवा ले लो। फिरोज वापस अपने चैम्बर में चला गया। उधर विक्रांत ने लंबी सांस ली, जैसे कई घंटों से वो हवा रोक कर खड़ा था, और फिर वो तेज कदमों से टेरेस की ओर बढ़ने लगा। जब वो टेरेस पर पहुंचा, उसने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई इनर स्विच दबा रहा हो। धूप, खुली हवा और शहर की दूर की आवाजें सब वहां मौजूद थीं, लेकिन विक्रांत शांत खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं, तेज, चमकदार, खतरनाक लाल आंखें, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो। तभी एक ही पल में आसमान से दर्जनों कौवे नीचे आए। तेज चीखें, पंखों की फड़फड़ाहट हवा में उथल पुथल के साथ वो विक्रांत के चारों ओर गोल गोल उड़ने लगे। हवा अचानक भारी हो गई। टेरेस पर एक अजीब डरावना कंपन फैल गया, जैसे प्रकृति भी विक्रांत के बदल चुके रूप को पहचान रही हो। विक्रांत ने गर्दन ऊपर उठाई। उसकी लाल आंखें कौवों की काली परछाइयों से टकराई, और जैसे हर कौवे की चीख उसके अंदर के अंधेरे को और उकसा रही हो। ये विक्रांत आज पहले वाला विक्रांत नहीं था। इसमें कुछ बदल चुका था, कुछ गहरा, खतरनाक, शायद काली शक्तियों से भरा। टेरेस की हवा अचानक तेज चली, जैसे पूरा शहर किसी आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। कौवों की चीखें और तेज हो गईं। विक्रांत के होंठ हल्के खुले और उसकी सांसें भारी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला था।
बहुत बड़ा। और ये सब अभी बस शुरू ही हुआ था। आखिर विक्रांत के पास वो कौए कैसे आ गए थे? विक्रांत क्या करने वाला था? कहीं गौतम के लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी होने वाली थी? शाम की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे विला की दीवारों को छूते हुए अंदर तक उतर रही थी, मानो सूरज भी आज की रात में आने वाली टेंशन, आने वाली हलचल, आने वाले गहरे तूफान को महसूस कर रहा हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में जो गर्मी थी वो किसी मौसम की नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस की थी। ईगो, जेलसी, लव, फ्रस्ट्रेशन और आने वाले ह्यूमिलेशन की आहट। दूर से गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। आसमान हल्का डिम होने लगा था। गार्डन की लाइट्स जल चुकी थीं और रात की शुरुआत हो रही थी। लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जो इस फैमिली के रिश्तों की जड़ों में कुछ बदलने वाली थी। कुछ टूटने वाला था, कुछ जलने वाला था और कुछ उजागर होने वाला था। अंदर गेस्ट रूम में गीता अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। चेहरे पर मोटा फाउंडेशन, हैवी ब्लश, डार्क लिपस्टिक लगाए और आंखों में एक नकली चमक। वो चमक जो इंसान अटेंशन के लिए लगाता है, ना कि खुशी के लिए। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार मिरर में खुद को देख रही थी, मानो ये वेरीफाई कर रही हो कि क्या वो सच में उतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी जितना वो फील करना चाहती थी। अंजलि उसके पीछे खड़ी थी। तभी गीता ने मिरर में देखते हुए अंजलि से कहा, अंजलि जरा दुपट्टा ठीक कर दे मेरा, और हाँ, मेरे बाल ज्यादा पीछे मत करना, मुझे आज बिल्कुल परफेक्ट दिखना है। अंजलि ने अपनी इरिटेशन छुपाई और चेहरे पर एक पोलाइट सी फेक स्माइल लाई, लेकिन उसके अंदर एक हलचल उभर रही थी। गीता को ऐसे बिहेव करते देख उसे बहुत कुछ समझ आ रहा था और बहुत कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था, मगर वो चुप थी जैसे हमेशा रहती थी। तभी सीढ़ियों से गौतम उतरा। गौतम हमेशा की तरह काम, कंपोज्ड और खतरनाक रूप से हैंडसम लग रहा था। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स हल्की फोल्डेड थी, जीन्स सिंपल थी, पर उसकी पर्सनालिटी को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। उसके चलने में एक शांत कॉन्फिडेंस था, जैसे वो इंप्रेस करने नहीं बस जीने चला हो। गीता ने गेस्ट रूम के दरवाजे से बाहर नजर डाली और गौतम को देखा। उसकी आंखों में खुशी कम और दिखावा ज्यादा चमका। बस बस, यही तो है मेरा सुपर दामाद। आज पार्टी में सबकी नजर तुम पर ही जाएगी। गौतम ने हल्की स्माइल दी और उसी टाइम ऊपर से अवनी भी नीचे आई। उसकी गोल्डन एथनिक ड्रेस उसकी काम, ग्रेसफुल पर्सनालिटी पर ऐसे फिट हो रही थी जैसे किसी ने उसे उसी के लिए बनाया हो। मिनिमल मेकअप, हल्के कर्ल्स, सब कुछ इतना नेचुरल कि गौतम उसे देखते ही एक पल को ठहर गया। अवनी नीचे आई और उसके पास खड़ी हुई। चले? गौतम ने सिर हिलाया। अनिल भी तैयार होकर वहां आ गया और फिर सब लोग कार में बैठकर निकल पड़े। रात गहराती जा रही थी। कार फार्म हाउस की ओर बढ़ रही थी। हाईवे की लाइट्स एक एक कर पीछे छूटती जा रही थी, जैसे टाइम खुद इस रात को फ्रेम बाय फ्रेम यादगार बनाने पर तुला हो। पीछे गीता बैठी थी, इमेजिनरी स्पॉटलाइट अपने ऊपर महसूस करती हुई। उसके मन में आवाज उठी, आज सबको पता चलेगा कि गीता अग्रवाल अब कोई आम औरत नहीं, ISFF फाइनलिस्ट की सास है। आज जाकर मुझे मेरे घर में वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो मुझे कभी नहीं मिली। उसके अंदर एक अजीब सी प्राउड वाली जेलसी थी, एक ऐसा मिक्सचर जो उसके चेहरे पर एक एरोगेंट स्माइल बनकर बैठा था। अंजलि उसके पास शांत बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही थी। गीता की इनसिक्योरिटी, उसका ओवर कॉन्फिडेंस और गौतम और अवनी का अंडरस्टेटेड काम। आगे की सीट पर गौतम और अवनी बैठे थे। दोनों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी अनकंफर्टेबल नहीं थी, जैसे दो लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी अपनी अपनी सोच में खोए हों, फिर भी किसी गहरे कंफर्ट में हो। जब गाड़ी फार्म हाउस की ओर मुड़ी तो पूरा सीन बदल गया। दूर से लाउड म्यूजिक हवा को हिला रहा था। कलरफुल लाइट्स पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। फार्म हाउस किसी बड़े फेस्टिवल की तरह चमक रहा था। पार्किंग में लग्जरी कार्स की लंबी लाइन थी। सारी गाड़ियां गीता के रिच एंड एलीट रिलेटिव्स की थीं। गीता ने गर्दन ऊंची की। देखा मेरे कजिन्स किस लेवल की पार्टी रखते हैं। अनिल ने धीमी टोन में कहा, हाँ गीता, पता चल रहा है। अनिल की बात में सार्केज्म था, लेकिन गीता जिस जोन में थी वहां तक सार्केज्म की पहुंच नहीं थी। गौतम और अवनी कार से उतरे। गौतम ने पहले अवनी को संभाला, फिर गीता की व्हील चेयर निकाली। जैसे ही गीता की व्हील चेयर बाहर आई, पूरा माहौल बदल गया। लोगों की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं, कुछ सिंपैथी, कुछ क्यूरियोसिटी और कुछ फेक कंसर्न। और गीता इन सभी नजरों को ऐसे एब्जॉर्ब कर रही थी जैसे कोई राजकुमारी अपने दरबार में एंट्री मार रही हो। फार्म हाउस के अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल बदल गया।
बाहर की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अंदर की हवा वो तो मानो गर्म थी, लोगों के एक्साइटमेंट से, आवाजों से, एनर्जी से। बड़े बड़े शैंडलियर्स सीलिंग से लटके चमक रहे थे, वॉल्स पर फेरी लाइट्स का जाल था, पूल के पास सॉफ्ट एलईडीज लगी थी। सजावट इतनी भारी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये गीता के कजिन की पार्टी है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े पॉलिटिशियन या एक्टर का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। लोग ड्रिंक्स हाथ में लिए घूम रहे थे, लेडीज डिजाइनर क्लोथ्स में रनवे वॉक करती नजर आ रही थी, वहीं आदमी लोग बिजनेस टॉक में बिजी थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सब कुछ चमकीला, सब कुछ सिनेमैटिक और उतना ही आर्टिफिशियल नजर आ रहा था। लेकिन इस आर्टिफिशियल चमक को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी गीता। जैसे ही वो व्हील चेयर पर अंदर आई, नजरें एक एक करके उसके ऊपर टिकने लगी। किसी ने उसके हाथ में मोबाइल देकर लाइव वीडियो शुरू कर दिया, किसी ने उसकी ड्रेस की तारीफ की, किसी ने उसे सबसे लकी सास कहा, और इस फेक वर्ल्ड में गीता का चेहरा खिल उठा। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे आज की पूरी पार्टी उसी ने स्पॉन्सर की हो। तभी गीता के एक रिलेटिव ने गौतम को लगभग पकड़ लिया। गौतम बेटा, तुम्हारी फाइट तो वायरल हो गई, हम सब ने टीवी पर देखा। गौतम ने पोलाइट स्माइल दी। मैं बस कोशिश कर रहा हूं। तभी गीता बीच में कूद पड़ी। अरे मॉडेस्ट मत बन गौतम, सबको पता है तुम कितने टैलेंटेड हो, हम सबका गौरव हो तुम। तभी गीता का वो रिलेटिव हंस पड़ा। गीता, तू तो सच में लकी है, ऐसा दामाद मिलना किस्मत की बात है। गीता ने गर्व से खुद को स्ट्रेट किया। हाँ हाँ, मुझे पता है, हमारी फैमिली में हर जनरेशन में कोई ना कोई हीरो रहा है, और अब गौतम भी उसी लिस्ट में है। ये सुनकर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हुए, कुछ अम्यूज्ड हुए, और कुछ ने साफ महसूस किया कि गीता अपनी फैमिली को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में गौतम की मेहनत का क्रेडिट खुद लिए जा रही है। पर गीता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, और आज वो भर भर कर उसे मिल रही थी। भीड़ के बीच अवनी भी थी। वो स्वीट रिस्पेक्टफुल स्माइल देकर सबको ग्रीट कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस थी। इतने फेक लोग, इतनी जजमेंटल निगाहें, इतना नकलीपन उससे झेला नहीं जा रहा था। लोग उन्हें इंप्रेस करने के लिए कमेंट्स कर रहे थे। अवनी तो आज और भी सुंदर लग रही है, और गौतम कितना जेंटलमैन है, गीता तो सच में लकी वुमन है। अवनी इन बातों को अपनी ऊपर चढ़ने नहीं दे रही थी। हर कॉम्प्लीमेंट पर बस हल्की स्माइल दे रही थी, लेकिन अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसकी नजर लगातार गौतम पर जा टिकती, जो उस फेक भीड़ में भी काम और कंपोज दिख रहा था। पार्टी आगे बढ़ी। तभी एक रिलेटिव ग्रुप फोटो लेना चाहता था। उसने जोर से पुकारा, गीता, पूरी फैमिली की एक फोटो हो जाए। गीता तुरंत खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बीच में बैठूंगी। तभी अंजलि ने धीरे से कहा, आंटी लाइट उधर है, आप थोड़ा एंगल। गीता ने उसे वहीं डांट दिया। मुझे एंगल मत सिखाओ अंजलि, मैं जानती हूँ फोटो कहाँ अच्छी आती है। सभी रिलेटिव्स हंस पड़े। गीता का स्टाइल तो आज सुपरस्टार जैसा है। गीता और गर्व से बोली, सही कहा, आखिर आज का दिन ही ऐसा है, हमारी फैमिली का नाम रोशन जो हो रहा है। तभी एक और रिलेटिव बोला, बिल्कुल, और वो भी गौतम की वजह से। गीता तुरंत करेक्शन पर उतर आई। हाँ, पर मेरी गाइडेंस की वजह से भी, है ना गौतम बेटा? गौतम ने हल्की स्माइल दी। वहीं अवनी ने गीता की ओर एम्बेरेस नजरों से देखा, पर कुछ नहीं कहा। एक कोने में कुछ औरतें गॉसिप कर रही थी। गीता कितना ओवर बिहेव कर रही है। हाँ, गौतम की मेहनत का सारा क्रेडिट खुद ले रही है। ऐसे लोगों को जब अचानक इंपॉर्टेंस मिले ना, तो सर चढ़ जाता है। गीता ने यह नहीं सुना, पर अंजलि ने सुन लिया। उसकी उंगलियां खिंच गईं और उसने मन में सोचा, गौतम की सासू माँ को रोकना होगा, नहीं तो आज रात कोई हंगामा जरूर होगा। लेकिन अब वो भी जानती थी कि गीता को रोकना आसान नहीं। तभी गीता की कजन पूनम वाइन ग्लासेस लेकर उसके पास आई। गीता, ये ले, वाइन टेस्ट कर, इंपोर्टेड है रे। गीता ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं नहीं पूनम, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं। पूनम ने जबरदस्ती ग्लास उसे पकड़ा दिया। अरे आज तो तेरे दामाद की पार्टी है, एक ग्लास तो बनता है। गीता ने थोड़ा ब्लश किया, थोड़ा प्राउड दिखाया और एक सिप लिया। अचानक वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, इसका टेस्ट बहुत कड़वा है, मैं नहीं पी सकती इसे। पूनम हंसते हुए बोली, अरे पीती रहे नशा चढ़ जाएगा तो समझ आएगी वाइन क्या होती है। अब गीता के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया। वो सबके बीच कुछ ज्यादा ही कूल बनना चाहती थी, इसलिए उसने एक और सिप ली, फिर एक और, फिर एक और।
उसे इस तरह वाइन पीते देख अंजलि बोली, आंटी बस कीजिए, दवाइयों के साथ इतनी वाइन पीना ठीक नहीं। चुप रहो, मुझे पार्टी एंजॉय करने दो। हर सिप के साथ गीता का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और जजमेंट कम हो रहा था, और इसकी पहली झलक बस शुरू हुई थी। फार्म हाउस की भीड़ अब और घनी हो चुकी थी। चारों तरफ रिलेटिव्स घूम रहे थे, किसी के हाथ में कॉकटेल, किसी के हाथ में सेल्फी स्टिक, किसी के हाथ में गॉसिप का पिटारा। लेकिन इस भीड़ में गीता अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन मानकर चल रही थी। हर कोई गौतम को देखने आया था, पर गीता इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। वो अपनी व्हील चेयर पर लगातार एक रानी की तरह जेस्चर्स दे रही थी। कभी हाथ हिलाती, कभी दुपट्टा ठीक करती, कभी किसी की तारीफ ऐसे एक्सेप्ट करती जैसे वो सेलिब्रिटी हो जिसे लोग सदियों से फॉलो कर रहे हो। गीता अब 2 ग्लास डाउन थी और उसका चेहरा लाल हो रहा था, उसकी आंखें भारी होने लगी थी, बातें मुलायम हो रही थी, और सबसे खतरनाक बात, उसकी ईगो का नशा और भी बढ़ गया था। उसी टाइम डीजे ने सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बजाया और लाइट्स डिम हो गई। भीड़ ऑटोमेटिकली पीछे हट गई, क्योंकि सब जानते थे कि कौन डांस फ्लोर पर बुलाया जाएगा। तभी वहां खड़े अवनी के यंग कजिन्स एक साथ बोले, गौतम जीजू, अवनी दीदी, प्लीज डांस। गौतम ने अवनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ब्लश था, शर्मीली मुस्कान थी और आंखों में प्यार था। गौतम ने हाथ बढ़ाया और अवनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में एक वार्मथ थी। दोनों डांस फ्लोर पर आए और लाइट्स सिर्फ उन पर नहीं। म्यूजिक उनकी ब्रीदिंग की तरह स्मूथ था। गौतम ने अवनी की कमर पकड़कर उसे करीब किया। अवनी ने उसके कंधों पर हाथ रखा और दोनों धीरे धीरे डांस करने लगे। आसपास भीड़ थी, पर दोनों की दुनिया उस मोमेंट में सिर्फ एक दूसरे तक सीमित थी। गीता डांस फ्लोर की दिशा में घूर रही थी। उसे लग रहा था अवनी और गौतम की खुशी उसका दम घोंट रही हो। उसकी अपनी बेटी का ग्लो और गौतम की इंपॉर्टेंस सब उसकी आइडेंटिटी को ओवरशैडो कर रहा था। उसमें जेलिसी उबलने लगी। वो एक के बाद एक ग्लास और पीती जाती और गौतम और अवनी को देखती जाती, जो डांस फ्लोर पर अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों की केमिस्ट्री इतनी साफ और सच्ची थी कि उसे देखकर कोई भी मुस्कुरा देता, बस गीता को छोड़कर। उसकी आंखों में इरिटेशन बढ़ने लगी और उसके माइंड में एक आवाज उठी, क्यों अवनी इतनी खुश क्यों दिख रही है, वो भी इस निकम्मे गौतम के साथ, और ये लोग मेरी प्रेजेंस का ध्यान ही नहीं दे रहे। गौतम और अवनी का डांस खत्म होने वाला था। म्यूजिक धीरे धीरे कम हो रहा था और लोग क्लैप कर रहे थे। वो क्लैप्स गीता के दिल में किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ गए। उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसका ईगो फटने को था। उसने पूनम को ऑर्डर सा दिया, मुझे एक माइक चाहिए अभी। पूनम हंसते हुए आई। उसे लगा कोई मजाक होने वाला है, लेकिन अगला पल सबको हिला गया। गीता ने माइक पकड़ा और डीजे पर चिल्लाई, अरे डीजे, ये बंद करो, अभी म्यूजिक बंद करो। डीजे घबरा गया और म्यूजिक तुरंत बंद हो गया। पूरा लॉन शांत हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। गौतम और अवनी मुड़े तो गीता माइक पकड़े सेंटर में बैठी थी, आंखों में जलन और शराब का मिक्सचर लिए। गीता ने माइक दोनों हाथों से पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर कहा, सब लोग सुनिए, आज की पार्टी हमारे दामाद गौतम के लिए रखी गई है। गौतम बड़ा टैलेंटेड लड़का है, बहुत मेहनती, बहुत स्ट्रांग, ISFF का फाइनलिस्ट और हमारे घर का हीरो। यहां तक सब ठीक लग रहा था। लोग सोच रहे थे शायद गीता इमोशनल हो गई है, लेकिन तभी उसकी आवाज भारी हुई, लेकिन तुम लोग क्या जानते हो गौतम के बारे में? ये गौतम कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। मेरे ससुर जी से सड़क से उठा कर लाए थे, तब जाकर इसे छत मिली थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मुंह ढक लिया। कुछ ने अवनी को सिंपैथी से देखा। तभी अनिल ने चिल्लाकर कहा, गीता बस करो। लेकिन गीता ने अनिल को इग्नोर किया। अवनी गौतम की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर दुख, शर्म और गहरी तकलीफ थी। गौतम चुप था, लेकिन उसकी आंखें भारी हो चुकी थी। वहीं अंजलि पीछे से मुट्ठियां कस चुकी थी। वो अपने मन में बड़बड़ाई, अब ये हद पार कर रही है। गौतम को कोई हर्ट करे, मैं सह नहीं सकती। गीता ने नशे में आगे कहा, और अवनी, मेरी बेटी अवनी, इसने तो गौतम पर एहसान किया है शादी करके। ये सुनकर भीड़ शॉक में पड़ गई। तभी अवनी रो पड़ी और चिल्लाई, इनफ मॉम,
आप मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर रही हैं। इंसल्ट? मैं तो सच बोल रही हूँ, और सच तो कड़वा होता है। मॉम, गौतम ने हमारे लिए क्या नहीं किया, आपने कभी इसे अप्रिशिएट तक नहीं किया। तुम चुप रहो अवनी। गौतम को जो भी कुछ मिला मेरी फैमिली से मिला, ये तो कुछ भी नहीं था। गीता ने माइक जोर से पकड़ा, आंखें खून जैसी लाल, आवाज भारी, और उसने वो बात कही जिसने पार्टी का पूरा माहौल तबाह कर दिया। अवनी, तेरे पास पहले कभी कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, लेकिन अब है। बता दे सबको वो सच जो तुझे इस गौतम से निजात दिला सकता है। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अवनी ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि गीता किसकी बात कर रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि कुशल था। क्या गीता नशे की हालत में अवनी का सच सबके सामने बोल देगी? क्या अवनी का सच जानने के बाद गौतम टूट जाएगा? क्या आज अवनी और गौतम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला था? फार्म हाउस की हवा भारी हो चुकी थी। गीता का नशे से भरा चेहरा, माइक पकड़े कांपते हाथ और उसके बोले हुए जहरीले शब्द सब कुछ माहौल को डरावना बना रहे थे। अवनी के पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो एक जगह खड़ी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि उसे लगा सब सुन सकते हैं। गीता ने अभी अभी जो वाक्य कहा था, उसे सुनकर अवनी की आंखें फैल गई थी। उसके होंठ कांपने लगे थे और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। कहीं मॉम कुशल और मेरे सच की तरफ तो इशारा नहीं कर रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉम ने कुछ भी बोल दिया तो गौतम मुझे नीची नजरों से देखेगा, वो मुझे छोड़ देगा। प्लीज मॉम, प्लीज कुछ मत कहिए। अवनी के हाथ पैर सचमुच सुन्न होने लगे। उसकी उंगलियां ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने अचानक उसके शरीर से सारा खून निकाल दिया हो। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, एक ऐसा डर जो उसके अंदर कहीं बहुत गहरे से उठा था। अतीत की किसी सच्चाई से, किसी ऐसी गलती से जिसे उसने दबा दिया था। लेकिन गीता के शब्द जैसे उस गलती का दरवाजा धीरे धीरे खोल रहे थे। गीता आगे कुछ बोलने ही वाली थी। उसने माइक को कसकर पकड़ा, होंठ खोले और कहा, मैं सबको सच बताऊंगी आज, अवनी। लेकिन तभी उसकी आवाज अचानक लड़खड़ाई। शब्द बीच में ही अटक गए। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उलट गईं। सिर बाईं तरफ झटका, हाथ माइक से छूटने लगा और अगले ही सेकंड गीता अपनी व्हीलचेयर पर ही ढीली पड़ गई। उसने कोई शब्द नहीं बोला, मानो उसका शरीर जैसे किसी ने अचानक बंद कर दिया हो। यह देखकर अंजलि सबसे तेज दौड़ी और उसने झुककर गीता को संभालने की कोशिश की। आंटी, संभालिए खुद को। आंटी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? गीता का शरीर इतना ढीला हो चुका था कि अंजलि ने फौरन उसे पकड़कर साइड में गिरने से रोक लिया। लॉन में अचानक एक सनसनी सी फैल गई। कई लोग आगे बढ़े, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद लगभग हर शख्स ने अपने अंदर एक छोटी सी राहत की सांस ली थी। गीता बेहोश हो गई थी और सभी को लगा कि वो सही ही था, क्योंकि गीता का चुप होना जरूरी था। लेकिन उसी के साथ कुछ चेहरों पर कंसर्न भी था, क्योंकि गीता का बेहोश होना मजाक नहीं था। गौतम तेजी से आगे बढ़ा। वो क्राउड को चीरता हुआ आया और अंजलि के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने गीता के रिस्ट पर उंगलियां रखी और पल्स चेक की। अवनी की सांसें अभी भी टूटी बिखरी थीं और अनिल भी शॉक में खड़ा था। गौतम ने काम और कंपोज टोन में कहा, मम्मी जी की पल्स वीक है। इन्होंने हैवी मेडिकेशंस के बावजूद काफी ड्रिंक कर ली है। इसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ गई है। हमें इन्हें तुरंत घर ले जाना चाहिए। अंजलि ने सिर हिलाया। वो भी जानती थी कि गीता ने हद से ज्यादा पी ली थी। अवनी की आंखें लाल हो चुकी थीं, पर रोने की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। वो गौतम को देखती रही कि कहीं उसके चेहरे पर डाउट का एक भी क्लू मिल जाए, लेकिन गौतम का एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टडी था। गौतम ने लोगों की तरफ मुड़कर कहा, मम्मी जी की तरफ से मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ, बट फॉर नाउ हमें इन्हें लेकर वापस जाना होगा। लॉन में खामोशी थी। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ रिलेटिव्स बस सिर हिलाते रहे, जबकि कुछ उनके जाने से रिलैक्स फील करने लगे। गौतम ने गीता की व्हील चेयर खुद पकड़ ली। अंजलि उसके सिर को संभाल रही थी और अनिल पीछे पीछे चल रहा था, गिल्ट में डूबा हुआ। अवनी कुछ कदम पीछे रह गई थी। उसके पैरों में वो ताकत ही नहीं थी जो गौतम के पास तक जा सके, लेकिन उसे चलना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर की हवा पार्टी की रोशनी से कहीं हल्की और ठंडी थी। बाहर आकर जैसे शोर पीछे छूट गया।
गौतम ने गीता को कार की बैक सीट पर केयरफुली बिठाया। अंजलि और अनिल उसके दोनों तरफ बैठ गए ताकि वो गिर न जाए। ड्राइविंग सीट पर गौतम बैठा था, स्टीयरिंग पकड़े हुए, और अवनी साइलेंट होकर उसके बगल में बैठी थी। गौतम ने इंजन स्टार्ट किया, कार आगे बढ़ी और उसी पल अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं की दो वजहें थी। पहली, गीता का अचानक बेहोश हो जाना, और दूसरी और सबसे अहम, उस भयानक डर की वजह से जो गीता के शब्दों ने उसके सीने में पैदा कर दिया था। विला पहुंचकर गौतम, अनिल और अंजलि ने मिलकर गीता को कार से व्हीलचेयर पर बिठाया और फिर गेस्ट रूम के बेड पर सुला दिया। गीता की सांसें हैवी थीं, पर स्टेबल भी थी। गौतम जाने के लिए मुड़ा ही था कि अनिल ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज गिल्ट से भरी थी। गौतम बेटा, जो आज हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। गीता की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूं। गौतम ने अनिल के हाथ पर हल्का हाथ रखा। डैडी जी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मम्मी जी को कौन नहीं जानता। प्लीज रिलैक्स, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। यह सुनकर अनिल की आंखें भर आईं। वहीं अंजलि कमरे के कोने में खड़ी सोच रही थी। ये आदमी किस मिट्टी का बना है? इतना सब कुछ सुनकर भी इतना शांत। अपनी सास को ये जेल कैसे पाता है? उधर अवनी का गिल्ट उसे अंदर से घायल कर रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी, झुकी आंखों के साथ, जैसे खुद को माफ करने की हिम्मत न बची हो। गौतम उसके पास आया और नरमी से बोला, अवनी, तुम भी थक गई होंगी, चलो रूम में चलकर थोड़ा रेस्ट कर लो। अवनी कुछ नहीं बोली, बस गर्दन झुकाकर गौतम के पीछे पीछे चल दी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। उसका डर, उसका टूटना और उसका गिल्ट, सब कुछ उसके साइलेंस में चीख रहा था। रूम का दरवाजा बंद होते ही बाहर की सारी आवाजें जैसे किसी और दुनिया में चली गई। हल्की येलो लाइट्स दीवारों पर धुंधली छाया बना रही थी। अवनी कमरे के बीच में खड़ी थी, जैसे किसी तूफान ने उसे वहीं जड़ कर दिया हो। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके गालों पर आंसुओं की पतली सी परत चिपकी हुई थी और उसके चेहरे पर वही उखड़ा हुआ डर मौजूद था जो पार्टी में गीता के शब्दों ने उसके अंदर जमा दिया था। गौतम भी रूम में दाखिल हुआ, दरवाजा धीरे से बंद किया और कुछ पल चुपचाप अवनी को देखता रहा। अवनी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। वो बस नीचे जमीन को घूरती रही, जैसे वक्त ही वो सच बोल देगा जो वो छुपाना चाहती थी। तभी गौतम ने थोड़ा करीब आकर नरमी से कहा, अवनी बैठो, तुम्हें रेस्ट चाहिए। अवनी जैसे उसकी आवाज सुनकर टूट गई, लेकिन फिर भी बैठने की बजाय उसी जगह पर खड़ी रही, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। गौतम धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कंधे को हल्के से छुआ। अवनी ने जैसे ही उसका टच फील किया, उसकी आंखों से आंसू और भी तेज बहने लगे और फिर धीरे धीरे बिखरते हुए वो बेड पर बैठ गई। गौतम उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसकी आंखों में अनजाने में वही नरमी, वही कामनेस थी जिससे अवनी और टूट रही थी। अवनी प्लीज कंट्रोल। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मम्मी जी की तबीयत ही ज्यादा बिगड़ गई थी और वो नशे में भी थी। अवनी का चेहरा एक झटके में ऊपर उठा, दिल में गहरा दर्द, माथे पर बिखरे कुछ बाल और आंखों में छुपा गिल्ट। वो अचानक बोल पड़ी, नहीं गौतम, मॉम ने आज जो कहा वो सिर्फ नशे की वजह से नहीं था। गौतम हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसने ध्यान से अवनी की आंखों में देखा। अवनी कांप रही थी और शब्द उसके होठों तक आकर रुक रहे थे। मॉम, वो कहना चाहती थी कि। गौतम के चेहरे पर कोई शौक नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी फिक्र, एक कंसर्न, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि अवनी आगे क्या कहेगी। अवनी का गला भर आया और आवाज टूटने लगी। मॉम जैसा बोल रही थी उसका मतलब था कि मैं। गौतम धीरे से बोला, तुम क्या अवनी? अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल गले तक आ गया। क्या वो सच बोल दे? क्या वो कुशल का नाम ले ले? क्या वो अपना अतीत खोल ले, या वो चुप रहे? इन सवालों ने एक साथ उसके दिल पर हमला किया। उसके दिल में गौतम को खोने का डर इतना गहरा था कि उसका सच उसके गले में फंस गया। वो कई सेकंड्स चुप रही, फिर आंसू पोंछते हुए बस इतना कह सकी, मॉम बहुत कुछ दिल में रखती है और नशे में वो सब बाहर निकाल देती है। मैं बस डर गई थी कि कहीं वो इतने लोगों के सामने दोबारा से डिवोर्स की बात ना कर बैठे। गौतम ने सिर झुकाकर एक हल्की कंफर्टिंग स्माइल के साथ कहा, मैं जानता हूं मम्मी जी कैसी हैं। वो अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं। उनकी बातें, उनका स्ट्रेस और आज का नशा, सबने मिलकर उन्हें नॉर्मल नहीं रहने दिया। बट रिलैक्स, उन्होंने किसी के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा।
अवनी की आंखों में फिर आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और अगले ही पल वो रो पड़ी। जोर से नहीं, लेकिन ऐसे टूटकर जैसे उसके सीने में फंसी सच्चाई का बोझ उसे कुचल रहा हो। गौतम ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अवनीश, रो मत, मैं हूं ना, मैं यहां हूं। गौतम की बाहों में अवनी का शरीर कांपना कम होने लगा, जैसे उसकी बाहों ने उसे थोड़ी हवा, थोड़ी गर्माहट और थोड़ी सेफ्टी दे दी हो। ये वही जगह थी जहां अवनी सेफ फील करती थी, और यही वो जगह थी जो उसके गिल्ट को और बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद अवनी ने धीरे से कहा, गौतम, मैं मॉम की तरफ से सॉरी हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी कुछ कहा वो गलत था। गौतम ने उसके सिर पर हाथ फिराया। अवनी, तुम्हें मम्मी जी की तरफ से सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ भी हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो भी बोली मैंने दिल पर नहीं लिया। अवनी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। आंसू फिर बह निकले। गौतम ने उसे फिर से कसकर पकड़ा। कमरे में कुछ देर सिर्फ अवनी की हैवी ब्रीथ्स, उसकी टूटी हुई सिसकियां और गौतम की शांत हार्ट बीट सुनाई देती रही। फिर गौतम ने बहुत नरमी से उसका चेहरा हाथों में लिया और उसकी आंखों में सीधे देखा। अवनी, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अवनी की आंखों में दर्द की चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश गौतम, सब कुछ इतना ही सिंपल होता। गौतम मुस्कुराया। थोड़ी सी फिक्र, थोड़ा सा प्यार और बहुत सारा कंसर्न। तभी गौतम अवनी के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, अब तुम सिर्फ रेस्ट करो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। अवनी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। गहरा दर्द उसके दिल से नहीं गया, लेकिन गौतम की बाहें उसके लिए दुनिया की सबसे प्रोटेक्टेड जगह थी। धीरे धीरे आंसू पोंछते हुए वो गौतम के सीने से टिककर लेट गई। गौतम ने उसे एक वार्म ब्लैंकेट की तरह अपनी बाहों में भींच लिया और उसी होल्ड में, उसी वार्मथ में अवनी की टूटी हुई सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। रात गहरी हो चुकी थी। थकावट, दर्द, गिल्ट और डर सब अवनी के अंदर अब भी मौजूद थे, लेकिन गौतम की बाहों में वो रोते रोते सो गई। सुबह की धूप कमरे के पर्दों की दरारों से अंदर आ रही थी। रात की भारी उदासी, वो सिसकियां, वो टूटन, सब जैसे इस हल्की रोशनी के नीचे बिखर कर फीकी पड़ रही थी। अवनी गौतम की बाहों में सोई हुई थी, गहरी टूटी हुई नींद में। रात भर के डर, गिल्ट और आंसुओं ने उसके शरीर को इतना थका दिया था कि वो गौतम के सीने पर टिकते ही नींद में डूब गई थी। गौतम ने भी रात भर उसे अपनी बाहों में समेटे रखा था। शायद उसकी आंखें भी ज्यादा देर नहीं लगी होंगी, लेकिन वो हर पल अवनी के एक एक मोमेंट को महसूस करता रहा ताकि वो फिर से डरकर न उठ जाए। कुछ देर बाद अवनी हल्का सा हिली। गौतम ने अपनी उंगलियों से उसके बाल कानों के पीछे किए और धीमी गर्माहट भरी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग अवनी। अवनी की पलकों में हरकत हुई। उसने आंखें खोली और उसके सामने गौतम की शांत, परवाह करती आंखें थीं। गौतम ने झुककर उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। अवनी की सांस थोड़ी स्टेबल हुई, जैसे उसे एक टच ने उसके सीने से पिछली रात का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। वो धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकनी थी। अचानक नीचे से तेज चीजें गिरने की आवाज आई। कुछ ऐसा जैसे कांच टूटा हो या कोई भारी चीज फर्श पर फेंकी गई हो। गौतम तुरंत सीधा बैठ गया। अवनी भी घबराकर उठी। फिर एक और तेज आवाज आई, इस बार और भी तेज, जैसे कोई फर्नीचर खिसक गया हो। दोनों ने एक दूसरे को बस एक सेकंड देखा और अगले ही पल कमरे से बाहर भागे। नीचे पहुंचकर गेस्ट रूम से सामान गिरने, फेंके जाने और घबराहट की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। गौतम ने दरवाजा धक्का देकर खोला और दोनों एकदम रुक गए। गीता बेड पर बैठी थी। पैर प्लास्टर में थे, लेकिन कांप रहे थे। चेहरा भयानक घबराहट से भरा हुआ था। आंखें चौड़ी और लाल थी। वो बार बार अपना गला पकड़ रही थी, जैसे उसमें कुछ अटका हो, जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा था। तकिए जमीन पर, कांच का टूटा ग्लास, दवाइयों की बोतलें लुढ़की हुई, बेडशीट आदि जमीन में घसीटी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गीता एक भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। वो हाथ पैर पटक रही थी, मुंह खोल रही थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, और उसकी आवाज पूरी तरह गायब थी। अनिल उसके पास खड़ा घबराहट में चिल्लाया, गीता संभालो खुद को, आखिर क्या हुआ तुम्हें? अंजलि कांपते हाथों से गीता को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर गीता इतनी ताकत से हाथ मार रही थी कि उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अवनी दौड़कर आगे आई और डर से बोली, पापा, मॉम को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों कर रही हैं?
पता नहीं बेटा, जब से उठी है बस ऐसे ही हाथ पैर मार रही है, न कुछ सुन रही है न कुछ बोल रही है। लगता है कल की शराब और दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया है। अवनी ने तुरंत अंजलि की ओर देखा। अंजलि, मॉम को आखिर अचानक क्या हुआ? मुझे नहीं पता अवनी, मैं तो अभी आई हूँ। तभी गौतम आगे बढ़ा। उसकी चाल स्टडी थी, चेहरे पर चिंता तो थी लेकिन पैनिक नहीं। उसने अनिल के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोला, डैडी जी आप जरा हटिए, मम्मी जी को मैं चेक करता हूँ। अनिल तुरंत पीछे हट गया। गौतम ने गीता के हाथ पकड़ने की कोशिश की ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा दे, लेकिन गीता ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और वो और भी अग्रेसिव होकर हाथ पटकने लगी। गौतम ने थोड़ा जोर लगाकर उसके हाथ पकड़ लिए, उन्हें कंट्रोल किया और फिर उसकी रिस्ट पकड़ी पल्स चेक करने के लिए। लेकिन तभी गौतम के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया और वो अपने मन में बड़बड़ाया। ये क्या, मम्मी जी की आवाज चली गई है, लेकिन ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये अननेचुरल है। पर ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? पर वो कौन हो सकता है? आखिर गीता को क्या हुआ था? गीता की आवाज कैसे चली गई थी? क्या किसी ने जानबूझकर गीता की आवाज गायब की थी? कमरे में भारी खामोशी पसरी हुई थी। गीता अब भी बेड पर बैठी थी। उसके हाथ एबनॉर्मल तरह से हिल रहे थे, सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर एक ऐसी घबराहट थी जो किसी बच्चे में भी नहीं दिखती जो पहली बार डर का असली रूप देखता है। उसकी आंखें फैलकर लाल हो चुकी थीं और गला पकड़े रखने की उसकी कोशिश ये साफ बता रही थी कि वो बोलने के लिए कितना तड़प रही थी। गौतम ने उसकी पल्स चेक करने के बाद जब उसकी गर्दन की नस को छुआ तो उसकी उंगलियों के नीचे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। गीता की गर्दन की वेन अननेचुरल तरीके से दब चुकी थी, एकदम उसी तरह जैसे किसी ने जानबूझकर दबाई हो। गौतम चौंकते हुए अपने मन में बड़बड़ाया, ये नेचुरल नहीं है, किसी ने इसे किसी टेक्निक से जोर से दबाया है जानबूझकर, ताकि आवाज बंद हो जाए। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। वो बिना एक शब्द कहे बहुत धीरे से गीता की गर्दन को फिर से टटोलने लगा। वही दबाव, वही अननेचुरल स्वेलिंग। उसे बिल्कुल समझ आ गया था कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये साइड इफेक्ट नहीं था, ये किया गया था और एक ही इंसान था जो ऐसा कर सकता था। गौतम ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी नजर कमरे में खड़ी अंजलि की ओर पड़ी। अंजलि का चेहरा बिल्कुल शांत था, एकदम सीरियस, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक शरारत, एक छुपी हुई खुशी, एक ऐसा सेटिस्फैक्शन जैसा कोई अपनी जीत पर महसूस करता है। गौतम की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। अंजलि ने भी गौतम को देखा और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक और साफ हो गई, जैसे वो कह रही हो कि हाँ, ये मैंने ही किया है। तभी अवनी ने गौतम का चेहरा देखा और डर से एक कदम आगे बढ़ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, गौतम क्या हुआ? मॉम को क्या हो गया है? अनिल भी घबरा कर बोला, बेटा कहीं गीता को कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? ये अचानक बोलना कैसे बंद कर दिया इसने? गौतम ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर सच तूफान की तरह घूम रहा था, लेकिन बाहर उसकी आवाज शांत, स्टडी और कंपोज थी। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है। मम्मी जी को दवाइयों और शराब की वजह से ही साइड इफेक्ट हुआ है। कुछ ही घंटों में ये वापस बोलने लगेंगी। अवनी और अनिल के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया, लेकिन गीता ने गौतम की बात सुनकर अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह फैली हुई थी, जैसे वो जोर देकर कहना चाहती हो कि मेरी आवाज वापस ला दो अभी। गीता के होंठ हिले, लेकिन आवाज शून्य थी, पूरी तरह शून्य। गौतम ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, बस कुछ घंटे रेस्ट कीजिए, जल्दी आपकी आवाज वापस आ जाएगी। गीता फिर से हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगी। उसकी बेचैनी अब घबराहट में बदल रही थी। गौतम ने थोड़ा स्ट्रिक्ट लेकिन पोलाइट टोन में कहा, लेकिन आपने ज्यादा एक्सर्शन या टेंशन ली तो आपकी आवाज लौटने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं। ये सुनते ही गीता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें एकदम शांत हो गईं, जैसे उसके अंदर डर ने अचानक सब कुछ फ्रीज कर दिया हो। वो धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करने लगी। उसके हाथ नीचे आ गए और सांसें थोड़ी स्टडी होने लगी। अवनी घबरा कर आगे आई और धीमी आवाज में गौतम से बोली, आर यू श्योर गौतम, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? गौतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ अवनी, मम्मी जी को बस रेस्ट करने की जरूरत है। मैं उनके लिए कुछ हर्बल मेडिसिन तैयार कर रहा हूँ, ये साइड इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम फिलहाल मम्मी जी के पास रहो और उन्हें काम रखो।
अवनी ने सिर हिला दिया। वो तुरंत गीता के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराने लगी। अब गौतम की नजर फिर अंजलि पर गई। इस बार नजर में सॉफ्टनेस नहीं थी, ना ही सवाल, सीधी सीरियस आंखें, अथॉरिटी वाली नजर। वो धीमे से बोला, अंजलि, मुझे गार्डन से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करनी है, तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे साथ आओ। अंजलि की आंखों में वही शरारती चमक फिर दिखाई दी। एक सेकंड के लिए उसने गौतम को ऐसे देखा जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। फिर उसके चेहरे पर सीरियसनेस वापस आ गई और वो सिर हिलाकर बोली, जी सर। गौतम कमरे से बाहर निकल गया और अंजलि भी उसके पीछे पीछे चल दी। अवनी और अनिल गीता के पास बैठे रहे, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। गीता की आंखों में डर अब भी था, लेकिन वो गौतम की वार्निंग के डर से खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। गौतम और अंजलि हॉलवे से होते हुए गार्डन की ओर बढ़े और जैसे जैसे वे कमरे से दूर जाते गए, वैसे वैसे गौतम के चेहरे पर छिपा हुआ तनाव और फैलने लगा। विला के अंदर का घुटन भरा तनाव पीछे छूट चुका था, लेकिन गार्डन में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और उसके बीच गौतम और अंजलि की चाल में कुछ और ही कहानी थी, धीमी, कंट्रोल्ड, पर अंदर उबलते हुए सवालों से भरी। गौतम ने चलते चलते अचानक कदम रोक दिए। उसके रुकते ही अंजलि भी थम गई। उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, मस्ती, शरारत और एक खतरनाक रिवेंज से भरी हुई। गौतम ने मुड़कर उसे देखा, अपनी आंखों में वही स्ट्रिक्टनेस लिए। ये सब क्या है अंजलि? तुमने मम्मी जी के साथ ऐसा क्यों किया? अंजलि मुस्कुराई, धीमी, तिरछी और बिल्कुल बिना पछतावे वाली मुस्कान। उसने एक आईब्रो उठाई, जैसे गौतम की नाराजगी उसे और ज्यादा मजेदार लग रही हो, और वो बोली, काम डाउन गौतम, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी सास को मार ही दिया। मैंने तो बस उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाया है। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी सांस भारी हुई और वो गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए बोला, सबक? तुम्हारी नजर में सबक का मतलब किसी को गूंगा कर देना है क्या? अंजलि ने कंधे उचकाए और बिना शर्म के बोली, क्यों नहीं, तुमने देखा ना वो कितना बोलती है, और कल रात जिस तरह से वो तुमसे बात कर रही थी, अगर मेरा बस चलता तो मैं उन्हें हमेशा के लिए सुला देती। गौतम का दिल उस पल सिकुड़ गया। अंजलि मजाक कर रही थी या शायद सच बोल रही थी, उसकी आवाज से फर्क समझना मुश्किल था। तभी अंजलि ने मुस्कुराते हुए और आगे कहा, वैसे भी मैंने तुम्हारी वजह से कुछ बड़ा नहीं किया। तुम चाहते थे कि उन्हें कोई चोट ना पहुंचे, तो ठीक है, मैंने बस उनका एक एक्यूपंक्चर पॉइंट दबा दिया और कुछ घंटों के लिए बोलती बंद हो गई। बस टेंशन मत लो, जैसा कि तुमने अंदर कहा, आज शाम तक वो फिर से बोलने लगेंगी। गौतम ने झुंझलाकर दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। थकान और लाचारी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंजलि, तुम क्यों नहीं समझती? इस तरह कुछ नहीं होता, ये ठीक नहीं है। अंजलि का चेहरा कुछ पल को खाली सा हुआ, फिर उसने नजरें नीचे कर ली और बोली, मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से तो ऐसा ही होता है। दूसरों को चुप कराना पड़ता है, वरना वो सिर पर चढ़ जाते। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी सास को हल्के में छोड़ दिया। गौतम ने उसे लंबे समय तक देखा, उस लड़की को जिसने एक कोल्ड ब्लडेड किलर बनने की सालों तक ट्रेनिंग की थी, लड़ाइयां लड़ी थी, और यही वजह थी कि गौतम कभी कभी उससे डर भी जाता था। उसके मन में थकी हुई आवाज गूंजी, क्या करूं इस लड़की का? इससे बिना खून खराबे के कुछ आता ही नहीं। कुछ सेकंड्स बाद गौतम ने खुद को शांत किया। अब उसकी आवाज स्टेडी, शांत और अथॉरिटी से भरी हुई थी। अंजलि, मेरी बात सुनो, हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है, और काफी बड़े काम भी। मम्मी जी उन कामों में शामिल नहीं है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों में फंस गए तो हम अपने मिशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, समझी? अंजलि ने हल्की पलक झपकाई। उसके चेहरे पर ना इरिटेशन थी, ना गुस्सा, बस एक साइलेंस। कुछ पल बाद वो धीरे से नजरें नीचे करने लगी, जैसे कोई बच्चा टीचर से डांट खाकर खड़ा हो, जिस पर डांट का असर भी ना हुआ हो। फिर वो बहुत हल्की आवाज में बोली, ओके फाइन। गौतम ने गहरी सांस छोड़ी और उसने थोड़ा झुककर कहा, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद मम्मी जी को हाथ भी नहीं लगाओगी। अंजलि ने बिना ऊपर देखे गर्दन हिलाई। या गौतम ने आवाज थोड़ी तेज की, या नहीं, प्रॉमिस करो। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। उसमें फिर से वही शरारती चमक थोड़ी सी उभरने की कोशिश कर रही थी, पर गौतम की सीरियसनेस के सामने वो दब गई। वो लगभग रूठे बच्चे की तरह बोली, हाँ हाँ प्रॉमिस। गौतम के चेहरे पर हल्की, थकी लेकिन राहत भरी मुस्कान आई। वो सीधा खड़ा हुआ और बोला,
गुड, अब मुझे कुछ काम है। और हाँ, ध्यान रखना कि मम्मी जी की आवाज शाम तक वापस आ जाए। अंजलि ने सिर हल्का झुकाया। ठीक है। गौतम ने उससे नजरें हटाई और गार्डन के आगे की ओर चल पड़ा, धीमी मगर स्ट्रेस चाल से, मानो मन में बहुत बड़े तूफान की तैयारी चल रही हो। अंजलि वहीं खड़ी रह गई, घास की ओर देखती हुई, जैसे किसी ने उसे पनिशमेंट दी हो। लेकिन उसके होठों पर एक पतली, मुश्किल सी दिखने वाली स्माइल फिर से बनने लगी थी, बहुत हल्की, बहुत खतरनाक। गौतम ने मुड़कर उसे देखा भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अंजलि अब कुछ नहीं करेगी, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। विला में जो डर, तनाव और गुस्सा हवा में तैर रहा था, वो पीछे छोड़कर गौतम कोडेक्स के ऑफिस के लिए निकला। लेकिन उसके मन में टेंशन अब भी थी, जो कोडेक्स की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ और घनी और भारी होती गई। गीता की टूटी आवाज, अंजलि का खतरनाक रिवेंज, अवनी की आंखों में छुपा डर, इन सब के बीच गौतम के अंदर एक और बेचैनी पनप रही थी। सूरज की रोशनी लगातार गाड़ी के कांच पर पड़कर साथ भागती महसूस हो रही थी। गौतम की उंगलियां स्टीयरिंग पर टिकी थी, स्टेबल, शांत, पर अंदर की हलचल को छुपाती हुई। जैसे ही वो और आगे बढ़ा, कोडेक्स की इमारत दूर से ही एक अलग तरह की चमक के साथ नजर आई, काली, चमकदार, ठंडी और मिस्टीरियस। गौतम ने गेट पास किया। सिक्योरिटी एआई ने पहचानते ही लाइट्स बदली, कांच के भारी दरवाजे खुल गए और हॉलवे से ठंडी धारदार हवा बाहर आई, जैसे किसी तलवार की नोक चेहरे को छू गई हो। गौतम के कदम हॉलवे में गूंज रहे थे। कोडेक्स हमेशा से ऐसा ही था, शांत, सेफ, पर उतना ही खतरनाक भी। ये दुनिया से छुपी हुई वो जगह थी जहां इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट्स एक जगह मिलते थे, जहां सीक्रेट्स कभी मरते नहीं थे। गौतम सीधे उस चैम्बर की ओर गया जहां फिरोज अपने काम पर लगा था। सिक्योरिटी पैनल उसके आते ही खुल गया और गौतम कमरे में दाखिल हुआ। फिरोज टेबल के सामने झुका स्क्रीन पर फ्लिकरिंग डेटा, सिक्योरिटी लॉग्स और सर्वेलेंस लेयर्स को देख रहा था। जैसे ही फुटस्टेप्स की हल्की आवाज आई, वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट से भरा। गौतम साहब, आप, अगर कोई जरूरत थी तो मुझे बता देते, आपने आने की तकलीफ क्यों की? गौतम ने कमरे में नजर दौड़ाई। हर चीज परफेक्टली अलाइंड, हर स्क्रीन लाइव, हर डेटा अपडेटेड, जैसे फिरोज कई दिनों से अपने काम में डूबा हुआ हो। वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोला, मैं बस ये देखने आया हूं कि सब ठीक चल रहा है ना। वैसे तारिका ने कुछ कहा या नहीं? फिरोज का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली, वो सांस जिसमें डर के कई लेयर्स छुपे थे। नहीं गौतम साहब, जब भी मैं नीचे उसे इंटरोगेट करने जाता हूं, वो मुझे ऐसे देखती है कि मेरा दिल बैठ जाता है। मैं डर जाता हूं और बिना कोई क्वेश्चन किए वापस आ जाता हूं। गौतम ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे पता था कि तारिका को संभालना फिरोज के लिए इतना आसान नहीं था। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हर कोई सटोरी लोगों से डील नहीं कर सकता। उसकी आवाज में एक गहरा एक्सपीरियंस था। सतोरी लोग सिर्फ इविल या पावरफुल नहीं थे, बल्कि वो दुनिया को किसी और डायमेंशन से आए हुए लगते थे। तभी फिरोज हिचकिचाया, जैसे कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ा हो। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है गौतम साहब। क्या मतलब? मतलब पिछले कुछ दिनों से उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। कमरा एकदम शांत हो गया। फिरोज धीरे धीरे आगे बोला, जब आपने उसे पकड़ा था वो आग की तरह थी। गुस्सा, अग्रेसिवनेस, हर सेकंड ग्लास चैम्बर से निकलने की कोशिश करती थी, पर अब वो रुका। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। अब वो बहुत शांत है, खतरनाक रूप से शांत। गौतम के अंदर एक ठंडी लहर उठी। ये सामान्य नहीं था। शांत किस तरह से? जैसे वो यहां बहुत आराम से है, जैसे एक कैद उसके लिए कैद ही नहीं। मुस्कुराती है, खाना मजे से खाती है, जैसे यहां रहने में उसे मजा आ रहा हो, जैसे वो यहां काफी कंफर्टेबल हो गई हो। गौतम की आंखों में गहरी सावधानी उतर आई। एक सतोरी अचानक शांत हो जाए, ये उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये सच में अजीब है, वो ऐसा क्यों करेगी? फिरोज चुप हो गया, साथ ही गौतम भी चुप था। दोनों किसी अजीब सी हलचल को महसूस कर रहे थे। तभी गौतम ने कहा, सीसीटीवी लाइव स्ट्रीम चालू करो। फिरोज ने तुरंत मॉनिटर एक्टिवेट किया। मल्टीपल लॉक्स खुले, ऑथेंटिकेशन पास हुआ और स्क्रीन पर बेसमेंट सेल उभर आया। वो कमरा हमेशा डरावना लगता था, कांच से बना, ठंडा, स्टराइल, जैसे वहां हवा भी आने से डरे। तारिका अपने सिंगल बेड पर लेटी थी, आंखें छत पर टिकाए। उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत।
वो शांति जो तूफान से पहले उतरती है। कुछ पल सब नॉर्मल लगा कि तभी तारिका ने अचानक सिर कैमरे की तरफ मोड़ा, एकदम से, मानो वो जानती हो कि गौतम अभी उसे देख रहा है। उसकी नजरें कैमरे के आर पार गौतम की आंखों से टकराई। गौतम स्थिर खड़ा रहा, न पलक झपकी न सांस टूटी, लेकिन फिरोज एकदम से चौंक गया और वो एक कदम पीछे हट गया। गौतम साहब, ये ऐसे क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे के थ्रू सीधे हमें ही देख रही हो। उसी टाइम तारिका के होठों पर एक स्माइल उभरी, धीमी, चालाक, शिकारी जैसी इविल स्माइल। गौतम कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में तीखी पहचान चमकी, खतरे की और एक वार्निंग जैसी। ये एक सटोरी है, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे देखती है। गौतम ने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन बंद कर दी। कमरा अचानक भारी हो गया, जैसे डर हवा में घुलकर दीवारों पर जम गया हो। फिरोज के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। फिरोज, इस पर नजर रखना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके मन में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। हमें पता लगाना होगा कि तारिका के मन में क्या है। जी गौतम साहब। गौतम मुड़ा और चैम्बर से बाहर चला गया। उसकी चाल स्टेबल थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। वो समझ चुका था कि कोई तो ऐसा खतरा था जो कोडेक्स के अंदर भी सांस ले रहा था, लेकिन वो क्या खतरा था उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। आखिर तारिका के मन में क्या चल रहा था? क्या गौतम को पेंडेंट के चोरी हो जाने के बारे में पता चलेगा? क्या विक्रांत पूरी तरह से तारिका के वश में था?